Hello students, welcome to my channel. This is a free platform for all the students जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं. उसमें आप जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है, 50% है उसमें. तो ये चैनल जो है, इस चैनल पे मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगी आपको, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा. सो एनसीईआरटी बेस्ड 11th एंड 12th का फुल सिलेबस मैं इस चैनल पे कवर कराऊंगी. सो मेरा एम ये होगा कि फर्स्ट मैं आपको उस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट समझाऊं, फिर हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ें और फिर बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. तो ये बेसिक तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का. बायोलॉजी का प्रिपरेशन इसी तरीके से हम करते हैं. ओके, सो आज हम बेसिक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3, दैट इज चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज वेरी बेसिक चैप्टर एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, अब देखो चैप्टर का नाम ही कैसे दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब यहाँ पर चैप्टर के नाम में ही इसका डेफिनेशन दे दिया है. क्या बताया कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब कोई भी लाइफ है तो उसका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है. अगर हम देखें कि अगर घर है, कोई भी घर, छोटा सा एक कमरे का घर हो या बड़ी सी बिल्डिंग हो, ये सबके 10 फ्लोर की बिल्डिंग हो या 3 फ्लोर की बिल्डिंग हो, ये सब किससे बनी होती है? तो ये सब एक बेसिक यूनिट से बनी होती है, दैट इज ईट. एक एक सिंगल ईट से बना होता है. एक छोटा सा घर भी एक ईट से बना होगा, एक बड़ी सी बिल्डिंग भी एक ईट से बना होगा. तो हम उसको बोलेंगे कि बेसिक यूनिट क्या है. तो बेसिक यूनिट एक ब्रिक है बिल्डिंग का. बट अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है? तो वो बना हुआ है सेल से. सो इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब हम ये कुछ इमेजेस देखते हैं. यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं आपको, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कोई बर्ड हो, एनिमल हो, या ह्यूमन हो, या बैक्टीरिया या फंगस हो, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. हमें पता है कि सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम में डिवाइड किया हुआ है. यस, जैसे कि मोनेरा में क्या आते हैं? तो मोनेरा में हमारे सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं. प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? तो प्रोटिस्टा में हमारे यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं. देन एनिमेलिया, उसमें एनिमल्स, प्लांट, जिसमें प्लांट्स आते हैं, फंगस. ये 5 किंगडम में हमारा ओवरऑल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड है. ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है इनका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है. चाहे एक छोटा सा सेल हो जैसे कि बैक्टीरिया जो कि एक सेल से बना हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि ह्यूमन और प्लांट, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर हम सेल की डेफिनेशन देखें तो सेल का डेफिनेशन होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life. ठीक है, सेल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं ये हमें पता है. क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए हैं. ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं. इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं. लेकिन अब सेल को हम फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका भी रीजन है. क्योंकि जो सेल है, सेल दो तरीके का, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके का हो सकता है. इट कैन बी यूनिसेलुलर और इट कैन बी मल्टीसेलुलर. We know meaning of unicellular means it is made up of one cell, and meaning of multicellular means it is made up of more than one cell. Okay, so चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, इसका फंक्शनल यूनिट क्या है? तो वो है सेल. ठीक है, वो है सेल. फंक्शनल यूनिट भी क्या है? सेल है. ठीक है, अगर कोई भी सेल है, अगर वो सिंगल भी है तो इट कैन हैव अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. वो खुद के सारे फंक्शन खुद अकेला भी परफॉर्म कर सकता है. जैसे कि एक अमीबा, वो सिंगल सेल है, वो फूड, उसके पास हमारी तरह कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज सर्वाइविंग, इट हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस.
It means cell can perform their function independently. So a single cell can also has a independent existence. A single cell can has a independent existence. So cell is basically what? Cell is a functional unit of life. Yes. इसके अलावा अगर हम देखें, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना किससे है? हमने ये क्लास 8-9 में ही पढ़ा होगा कि एक हायरार्की होती है ऑर्गेनिज्म की. कैसे? अगर ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म किससे बना है? तो ऑर्गेनिज्म जो हमारा बना है, हियर आई विल राइट, ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो बना होता है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से. अब जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. दिस इज नथिंग बट अ ऑर्गन सिस्टम जिसमें अलग अलग ऑर्गन मिलकर साथ में फंक्शन करते हैं, एक परफॉर्म करते हैं. जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे नोज से लेकर हमारे लंग्स तक, एल्वेओलाई तक सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं. कौन सा फंक्शन? रेस्पिरेशन का फंक्शन. ओके, सो दिस इज अ ऑर्गन सिस्टम जिसमें इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, अब इसमें हम देखें कि एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है. उसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है, अगर हम पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को देखें तो उसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? अलग अलग टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट होता है. अब अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को देखें, जैसे कि हार्ट एक ऑर्गन है, नोज एक ऑर्गन है, लंग एक ऑर्गन है, तो ये सारे ऑर्गन क्या हैं? ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बने होते हैं. किससे बने होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बने होते हैं. एंड नाउ we know that a particular tissue is made up of particular type of cell. So tissue का एक सबसे smallest unit क्या हो जाएगा? cells. Okay, so हम यहाँ पर इस हायरार्की में देखते हैं कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है तो वो प्रॉपर फंक्शन कैसे कर सकता है? जब उसके जो टाइप ऑफ सेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करे. बिकॉज the organ system is basically made up of organ is made up of tissue and tissue is made up of cells. तो cells अगर प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो टिश्यू प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा. अगर टिश्यू सही से काम करेगा तो हमारे ऑर्गन सही से काम करेंगे, और अगर हमारे सारे ऑर्गन प्रॉपरली काम करेंगे तो हमारा ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करेगा. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सेल का फंक्शन प्रॉपर है तो ऑर्गेनिज्म हमारा प्रॉपर फंक्शन करेगा. ओके, सो हियर वी कैन सी दैट द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एक और बात होती है सेल, एक और बेसिक चीज आपको जानना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारी बातें आपने लोअर क्लास में पढ़ी है. इट इज जस्ट अ रिवीजन. ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ये हायरार्की, इसके साथ साथ सेल कोई फंक्शन कैसे करता है. तो सेल कैसे परफॉर्म करता है? एक सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, सेल में होगा, हम प्रोकैरियोट का एग्जांपल देख लेते हैं. सेल में होगा डीएनए जिसमें कि कोई न्यूक्लियस नहीं है. सेल में होगा डीएनए, डीएनए से बनेगा एमआरएनए और एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन. ठीक है, सेल को अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो सेल के डीएनए में उसका कोड होता है, सीक्वेंस होता है. उस सीक्वेंस के बेसिस पे एमआरएनए बनता है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन. दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, देन एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन. ठीक है, तो सेल को अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो सेल कैसे परफॉर्म करेगा? तो सेल के पास डीएनए होता है, डीएनए उसका ब्रेन है, उसका मास्टर है. तो डीएनए क्या डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, उस हिसाब से वो एमआरएनए बनाएगा. और फिर एमआरएनए को डिकोड किस फॉर्म में होगा? तो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जिसको हम बोलेंगे प्रोटीन.
ठीक है, अगर आपको ये बात बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो डिटेल में आपको 12th स्टैंडर्ड में है। ये बस बेसिक ओवरव्यू है जो आपने लोअर क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, तो बेसिकली सेल का परफॉर्मेंस कैसा होता है, पहले बनाता है डीएनए, बनाता है एमआरएनए जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, देन एमआरएनए बनाता है प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो दिस इज वेरी बेसिक। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सब में ये प्रोसेस सेम होता है, इसलिए हम इसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ बोलते हैं। सारा ऑर्गेनिज्म इसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। सारे सेल में जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो इस बेसिस पे होता है कि वो सेल किस तरीके का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कैरेक्टर कैसा, हम कैसे दिखते हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा है, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रोटीन प्रोड्यूस इन आवर सेल्फ। ओके, this part is not given in this chapter, but this is a basic knowledge जो कि पूरे चैप्टर में आपको सब जगह टुकड़ों में मिलेगा ये चीज, लेकिन ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हमें टेक्स्ट बुक के एकदम लाइन बाय लाइन पे जाने की जरूरत नहीं, हमें कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए। सो वो भी साथ साथ में हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, सो दिस इज on the basis of this we can conclude that cell is a functional unit of life. So we can define the cell is a structural and functional unit of life. Okay, next अब कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया। सबसे पहले तो क्या हमें सेल दिखाई देता है, नहीं। क्या हमें बैक्टीरिया दिखाई देता है, क्या हमें वायरस दिखाई देता है, नहीं। We cannot see them by naked eyes. We need some instrument that is known as microscope. Okay, तो before the invention of microscope we could not see the cell. तो जब 1600s में माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद हम जाकर सेल को देख पाए हैं। ठीक है, आज हम जैसे कहते हैं सेल, उसकी डिस्कवरी 1600s के बाद हुई है जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था। ओके, तो सबसे पहले जो सेल को देखने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल्स को देखा था, बट इन्होंने लिविंग सेल को नहीं देखा था। इन्होंने जिस सेल को देखा था उसका नाम है कॉर्क सेल, जिसकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है। दिस इज अ बेसिकली कॉर्क सेल। कॉर्क सेल क्या होता है? कॉर्क सेल सबको पता है कि इट इज बेसिकली अ प्लांट का जो डेड सेल होता है, दैट इज नोन एज कॉर्क सेल। पहले हम बहुत जगह ऐसे देखते हैं कि बॉटलों में लकड़ी के ढक्कन लगाए जाते थे। यस, दैट इज बेसिकली कॉर्क, उसको हम कॉर्क कहते हैं। तो उसके माइन्यूट पार्ट को माइक्रोस्कोप में फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने देखा था। और क्या देखा था रॉबर्ट हुक ने? व्हेन ही ऑब्जर्व इट, आपको ये इमेज दिख रहा है, ठीक है, ये इमेज दिख रहा है, इसमें ये कैसा दिख रहा है? तो इसमें छोटे छोटे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। आपने हनीकॉम्ब देखा है, मधुमक्खी का छत्ता? यस, इट लुक्स लाइक अ हेक्सागोनल छोटे छोटे स्ट्रक्चर। ऐसे कॉर्क सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो इन्होंने ये देखा कि जो ये कॉर्क सेल है वो कैसा है, मतलब कॉर्क टिश्यू जो है वो कैसा है, तो वो बेसिकली एक डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता दिखता है वैसे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट में डिवाइड है। तो उसका इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको इन्होंने नाम दिया सेल्यूले। इसको नाम क्या दिया? सेल्यूले। सेल्यूले, जो आज सेल के नाम से जाना जाता है। ओके, आज उसको हम सेल के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो उसका नाम क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। लेकिन हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल में रॉबर्ट हुक का नाम नहीं आएगा। ओके, तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था जिसका नाम है कॉर्क सेल। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने एक और चीज ऑब्जर्व की थी, दैट इज सेल वॉल। Who discovered the cell wall? तो नाम क्या आएगा हमारा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम
सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट हमने अभी देखा कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था, तो लिविंग सेल को किसने देखा? तो लिविंग सेल को देखा लीवेनहुक ने, एंटोन वैन लीवेनहुक। इन्होंने किसको देखा था फर्स्ट टाइम? लिविंग सेल को। ठीक है, इन्होंने खुद का ही माइक्रोस्कोप बनाया था उस समय, खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और ये सारे ऑर्गेनिज्म को ये माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते थे। जैसे कि कोई भी स्पेसिमेन लेकर, जैसे पॉन्ड वाटर को ले लिया या फिर अपने डेंटल प्लग हैं उनको देख लिया या फिर सीमेन देख लिया, ये ऐसे ब्लड स्पेसिमेंस देख लिए, तो ऐसे ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पेसिमेंस माइक्रोस्कोप में देखते थे। और इन्होंने फर्स्ट टाइम मूविंग ऑर्गेनिज्म को देखा था, बैक्टीरिया को या अमीबा को देखा होगा इन्होंने। पॉन्ड वाटर को जब लिया तो उसमें हमें काफी सारे मूविंग ऑर्गेनिज्म दिख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। यस, उसमें प्रोटिस्टा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम मूविंग ऑर्गेनिज्म, मूविंग सेल को देखा था माइक्रोस्कोप में। सो दैट्स व्हाई इट इज हु डिड द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल? तो नाम क्या आएगा? एंटोन वैन लीवेनहुक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फर्स्ट टाइम बिकॉज ही ऑब्जर्व लिविंग सेल फर्स्ट टाइम। ओके, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? बी फॉर ब्राउन, बी फॉर ब्रेन। न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो उसका ब्रेन होता है, क्योंकि वही उसके अंदर का डीएनए डिसाइड करता है ना कि वो सेल कैसे परफॉर्म करेगा। तो वी कैन से न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ सेल। उसी तरीके से बी फॉर ब्रेन, बी फॉर ब्राउन। ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? तो ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तीन साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज रॉबर्ट हुक who discovered first time cell but it was dead cell. Next, who discovered first living cell? तो it is Anton von Leeuwenhoek. And who discovered the nucleus? तो थर्ड नेम आएगा हमारा रॉबर्ट ब्राउन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बार सबने सेल ऑब्जर्व कर लिया, हमें पता चल गया सेल के डिस्कवरी, उसके बाद सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये कैसे पता चला? ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी बनाई थी, इनिशियल प्रिमिटिव सेल थ्योरी बनाई थी। तो एक का नाम है शेल्डन, सो मैथियास शेल्डन इन 1838 एंड थियोडोर शॉन इन 1839। ओके, मैथियास शेल्डन क्या थे? ये थे जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मीन्स ये प्लांट सेल को ऑब्जर्व करेंगे, प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, एंड थियोडोर शॉन ये थे, इन्होंने एनिमल पे डिस्कवरी की। ओके, सो इंडिपेंडेंटली दोनों ने स्टडीज किया। इंडिपेंडेंटली दोनों ने क्या स्टडी किया? शेल्डन ने ऑब्जर्व किया प्लांट को, ओके, और शॉन ने ऑब्जर्व किया एनिमल्स को। क्या ऑब्जर्व किया? इनकी फाइंडिंग क्या थी? तो मैथियास शेल्डन ने क्या देखा कि सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल के बने हुए हैं। प्लांट्स को इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को देखा और ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट्स जो है किससे बने हुए हैं? तो सेल से बने हुए हैं। तो इनकी फाइंडिंग थी ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो शेल्डन की क्या डिस्कवरी थी? शेल्डन ने क्या फाइंड आउट किया था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब शॉन थोड़े ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने पहले तो एनिमल्स को स्टडी किया एंड ही फाउंड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या फाइंड आउट किया? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इसके अलावा इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व दैट, इन्होंने प्लांट सेल्स को भी, एनिमल को देखा ही, साथ में प्लांट्स को भी ऑब्जर्व किया। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ
सेल्स। इसके अलावा इनका क्या डिस्कवरी था? फर्स्ट टाइम ही सेड दैट, ही ऑब्जर्व दैट कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल है, वो उसके जो सेल्स हैं इट इज कवर्ड बाय आउटर मेम्ब्रेन। सो प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर covered by outer membrane, जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो क्या क्या ऑब्जर्वेशन था शॉन का? ही ऑब्जर्व दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, all plants are made up of cell. Also he observed that चाहे वो plant cell हो चाहे वो animal cell हो, it is covered by a outer membrane which is now known as plasma membrane और cell membrane. ठीक है, एक और डिस्कवरी इनकी थी, इन्होंने क्या देखा कि जब प्लांट सेल और एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया तो ही ऑब्जर्व दैट कि प्लांट सेल पे आउटर कवरिंग के बाहर एक और कवरिंग है, दैट इज सेल वॉल, बट सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. So he wrote that cell wall is the unique character of plant cell. ठीक है, what he observed, किसने ऑब्जर्व किया? शॉन ने. दो ही वॉज अ जूलॉजिस्ट बट ही ऑल्सो ऑब्जर्व प्लांट सेल. ओके, तो शॉन की स्टडी थोड़ा ज्यादा थी शेल्डन के कंपेयर में. शेल्डन ने सिर्फ प्लांट को ऑब्जर्व किया था, उन्होंने देखा था कि सारे प्लांट जो हैं वो सेल के बने हुए हैं, लेकिन शॉन ने क्या ऑब्जर्व किया? शॉन ने एनिमल सेल्स को तो ऑब्जर्व किया, साथ साथ में प्लांट को भी ऑब्जर्व किया. ओके, तो क्या क्या इनकी फाइंडिंग थी कि ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर मेड, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ऑल्सो द ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से एनिमल एंड प्लांट, क्योंकि इन्होंने एनिमल और प्लांट को ही ऑब्जर्व किया था. सो ही ऑब्जर्व दैट एनिमल एंड प्लांट आर कवर्ड, प्लांट सेल्स आर कवर्ड बाय आउटर मेम्ब्रेन. उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके अलावा और क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने देखा कि प्लांट सेल में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है. तो इन्होंने क्या लिखा, क्या बताया, क्या डिस्कवरी की कि सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल. बट वी नो दिस इज नॉट ट्रू. जो सेल वॉल है वो तो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, सेल वॉल जो है वो अलगे में भी प्रेजेंट है. यस, सेल वॉल सिर्फ प्लांट एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट है, बाकी ऑर्गेनिज्म में, बाकी किंगडम में it is present. Yes, so this is wrong. Now we know that cell wall, this sentence is wrong, but that time से plant और animal cell पे discovery किया था, तभी इनको पता था कि cell wall is a unique feature of plant. Okay, so on the basis of this finding, इन दोनों ने, शेल्डन एंड शॉन ने एक सेल थियरी बनाई. क्या बताया इन्होंने? कि all animals are made up of cell. सेल थ्योरी में क्या बताया इन्होंने? शेल्डन एंड शॉन ने जो फर्स्ट टाइम की थियरी बनाई, दैट वाज ऑल एनिमल्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, इसके अलावा बट ये जो सेल थ्योरी थी ये इट वाज इनकम्प्लीट. ओके, इट वाज इनकम्प्लीट बिकॉज इस थियरी में इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल आता कहाँ से है, सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, तो कंप्लीट थ्योरी हमें मिली एक साइंटिस्ट के डिस्कवरी के बाद जिसका नाम है रुडोल्फ वर्चू. ओके, रुडोल्फ वर्चू इन 1855 इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा कि एक सेल जो है वो डिवाइड होके दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है. एक सेल से दो डॉटर सेल मिल रहे हैं. ठीक है, तो इन्होंने किसी बैक्टीरिया या प्रोटिस्टा का बाइनरी फिजन देखा होगा. दिस वी नो इट इज अ बाइनरी फिजन. मतलब एक सेल से हमें, एक सेल स्प्लिट होके दो सेल फॉर्म कर रहा है, दो नए सेल फॉर्म कर रहा है. तो आफ्टर दिस फाइंडिंग
he said that omnicellula e cellula, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया omnicellula e cellula. It means what? It means all cells are formed from pre-existing cell. ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि सारे सेल जो हैं वो कैसे बनते हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं. एक पुराने सेल से नया सेल बनता है. ठीक है, जिसको इन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या लिखा, ओमिनिसेलुला ई सेलुला. ये ऐसे के ऐसे डायरेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन में आता है. अभी शायद 2019 में ही आया है ये क्वेश्चन कि हु रोट दैट ओमिनिसेलुला ई सेलुला. ठीक है, या फिर ओमिनिसेलुला ई सेलुला मीन्स व्हाट. So it means new cells are formed from pre-existing cells. Okay, so जब ये पता चल गया कि cells are, ये finding आ गई कि cell जो है वो pre-existing cell से बनता है, तो हमें एक cell theory हमारी complete हो गई. तो modern cell theory क्या बोलती है? So what is the modern cell theory? Modern cell theory is that first one is all organisms are made up of cells and its component. Okay, this is the first फाइंडिंग जो कि हमें शेल्डन एंड सॉन के स्टडी से मिला. नेक्स्ट फाइंडिंग फाइनल कंप्लीट कैसे हुई मॉडर्न थ्योरी, जबकि हमारे रुडोल्फ वर्चू ने फाइंड आउट किया कि द ओमिनिसेलुला ई सेलुला मीन्स all cells are formed from pre-existing cell. pre-existing cells. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सेल थियरी फिनिश होती है. तो सेल थियरी में हमें दो बातें क्या याद रखनी है. पहले शेल्डन एंड सॉन ने क्या स्टडीज किया था, तो शेल्डन ने फाइंड आउट किया था, एक बार देख लेते हैं कि सारे जो प्लांट हैं वो किससे बने हैं, वो सेल से बने हैं. शॉन ने क्या फाइंड आउट किया, इन्होंने देखा कि सारे प्लांट और एनिमल सब किससे बने हैं, सब सेल से बने हैं. इसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि शेल्डन वाज जर्मन बॉटनिस्ट, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं. ओके, एंड थेडोर शॉन वाज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. ओके, तो जूलॉजिस्ट कौन किस पे स्टडी करेंगे, एनिमल पे, बट इन्होंने एडिशनल स्टडी की प्लांट पे. व्हाट ही ऑब्जर्व दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑल्सो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है. तो उन्होंने बताया कि सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल. ओके, सो इससे हमें हमारी सेल थियरी बनी कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट. ये फर्स्ट लाइन हमें शेल्डन एंड सॉन ने दिया. अगली लाइन हमें किसने बताई, रुडोल्फ वर्चू ने, जिन्होंने देखा कि एक नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है. तो दो लाइन हमें कहाँ से मिली, हमें मॉडर्न थ्योरी क्या बन गई कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ओके, सो एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक की ये कंसेप्ट हमने इनिशियल कंप्लीट किया. एक बार हम टेक्स्ट बुक से रीड कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी जस्ट कंसेप्ट को समझा. ओके, so when you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it makes an organism living, or what is that inanimate things non-living a living thing does not have, which a living thing has. लिविंग थिंग में क्या ऐसा प्रेजेंट है जो कि इनएनिमेट में नहीं प्रेजेंट है. इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग.
सो ये हमें बताता है कि ऐसा लिविंग में क्या प्रेजेंट है जो कि नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट है, जिससे लिविंग को, जो लिविंग को लिविंग बनाता है। तो वी नो दैट द सेल, सेल किसमें, सारे ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट है, तो इट इज सेल। ओके, सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, some are composed of a single cell, they are known as unicellular, some composed of many cells, that is known as multicellular, this we know। अगर एक सेल है तो यूनिसेलुलर, मोर देन वन सेल है तो इट इज मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल? सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ independent existence and performing the essential function of life, like amoeba, paramecium, bacteria, ये सब क्या है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं एंड दे कैन परफॉर्म देयर असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। सो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, नाउ एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, hence cell is known as fundamental structural and functional unit of living organism। ये लाइन क्या बोलती है हमें, anything less than a complete cell does not ensure independent living, anything less than a cell cannot survive independently। independently अगर survive करना है तो at least it should contain one cell, जैसे कि यूनिसेलुलर सेल में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है। ओके, अगर सेल से कम है तो इट विल नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बताओ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वायरसेस। यस, वायरस को कभी भी वो आप देखोगे कि वो बाहर नॉन लिविंग है, वो बाहर एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे कि हमने देखा था कोरोना वायरस, कोरोना वायरस बाहर इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब वो ह्यूमन बॉडी में जाता है तब वो एक्टिवेट होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस है, कुछ वायरस प्लांट में जाके एक्टिवेट होते हैं, कुछ वायरस बैक्टीरिया में जाके एक्टिवेट होते हैं, तो कुछ वायरस एनिमल में जाकर एक्टिवेट होते हैं। तो वायरस नीड सम होस्ट, किसी होस्ट सेल में जाकर ही वो फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि इट इज नॉट अ कंप्लीट सेल। सो ये सेंटेंस हमें क्या बताती है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल इज नॉन लिविंग, इट कैन नॉट सर्वाइव, इट कैन नॉट बी इन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, सो इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगला हमें डिस्कवरी के बारे में बताते हैं। तो एंटोन वॉन लीवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। तो फर्स्ट लाइव सेल को किसने देखा था, हमने अभी पढ़ा, दैट इज एंटोन वॉन लीवेनहुक। और डेड सेल को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, नाउ रॉबर्ट ब्राउन लेटर ऑब्जर्व डिस्कवर द न्यूक्लियस। नेक्स्ट किसने डिस्कवरी की, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, तो न्यूक्लियस किया। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail of the cell। सबसे पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप आया होगा जो बहुत ज़्यादा जूम नहीं हो सकता था, तो सबसे पहले तो सेल दिखा होगा, लेकिन सेल के कंपोनेंट कब दिखने लगे, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या हुआ कि और भी ज़्यादा हम जूम करके देख सकते थे सेल को। ठीक है, जैसे कि हम कैमरा में भी देखते हैं कि कितना उसकी इम्प्रूवमेंट होती रहती है, कैमरे की क्वालिटी, उसका मेगापिक्सल बढ़ सकता है। ठीक है, तो वैसे इनिशियल जब प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप बना होगा तब हमने सिर्फ सेल को देखा, लेकिन सेल के कंपोनेंट कब दिखने लगे, जब माइक्रोस्कोप और भी ज़्यादा इन्वेंट हुआ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। ठीक है, तो हमें सेल ऑर्गेनल सारे सेल का स्ट्रक्चर पूरी डिस्कवरी हुई इसकी। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेल थ्योरी पे। सो सेल थ्योरी क्या बोलती है, इन 1838 मैथियस शेल्डन अ जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। बॉटनिस्ट ने किसको ऑब्जर्व किया, शेल्डन ने किसको ऑब्जर्व किया, सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्या इनकी फाइंडिंग थी, सारे प्लांट को देखा और क्या देखा कि सारे प्लांट किससे बने हैं, तो सेल से बने हुए हैं। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर शॉन अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट
studied different type of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले इन्होंने क्या देखा, एनिमल सेल को देखा, और क्या देखा कि जो एनिमल सेल है, सारे सेल जो हैं वो किससे कवर है, एक आउटर मेम्ब्रेन से कवर है, जिसको हम आज बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He also concluded, based on his studies on plant tissue, that the presence of cell wall is a unique character of plant cell. So cell wall is the unique character of प्लांट सेल। इन्होंने बैक्टीरिया वगैरह को तो नहीं देखा था, सिर्फ प्लांट को और एनिमल को देखा था। सो ही कंक्लूडेड दैट द सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, Shawn proposed the hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cell and the products of cell। ठीक है, तो इसके बेसिस पे शेल्डन ने क्या कंक्लूड किया कि प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ cells, plants and animals are made up of cells. So Sheldon and Shawn together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells are formed. इन्होंने पहली सेल थियरी बनाई, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद आए हमारे दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चू। रुडोल्फ वर्चू in 1855 first explained that cell divide and new cells are formed from pre-existing cell। सेल डिवाइड करता है, इन्होंने देखा कि सेल को डिवाइड करते हुए देखा, एक सेल दो सेल में स्प्लिट होता है, तो ही ऑब्जर्व दैट सेल डिवाइड इनटू न्यू सेल्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको इन्होंने कहा ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। सो ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डन एंड शॉन टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। इन्होंने फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को, और क्या बताया, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। और सेकेंड क्या है, ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक व्हाट इज सेल एंड सेकेंड हमारा सेल थ्योरी। तो यहाँ पर हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है, सॉरी, जो सेल कि सेल क्या होता है और सेल का थ्योरी क्या है। ठीक है, बेसिक सेल थ्योरी हमने यहाँ पर कवर की। इसके बाद हम एक छोटा सा ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ते हैं कि सेल, अभी हमने पढ़ा था कि सेल कैसे होते हैं, तो सेल दो तरीके के हो सकते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। इसके अलावा हम एक और डिवीजन करते हैं सेल का। ठीक है, तो एक और डिवीजन क्या है, सेल कैन बी अ प्रोकैरियोट्स और सेल कैन बी अ यूकैरियोट। ओके, सो हम एक बेसिक इस क्लास में मेरा एम है कि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद इस चैप्टर में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है प्रोकैरियोट सेल्स में क्या क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ओके, सो बेसिकली प्रोकैरियोट का मीनिंग क्या होता है, प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट्स का मीनिंग, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का मतलब, कैरियोट्स में मतलब न्यूक्लियस, और प्रो मतलब प्रिमिटिव, पहले मतलब पुराना। इट मीन्स जिसमें न्यूक्लियस पुरानी तरीके का है। जब पहली बार हमारा सेल बना था, आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे तो इट वाज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, पहला सेल जिसमें जो भी लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है वो बना, वो बना था। जैसे कि अगर हम देखें कि घर भी पहले कैसे बनते होंगे, एक रूम बनता होगा, है ना, पहले तो गुफाओं में रहते थे, तो वहां पे क्या बेसिक क्या था, एक बस आउटर कवरिंग हो, एक मेम्ब्रेन हो। तो वैसे ही ये सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन है, पहला प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल में सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन है, मतलब एक दीवार है, और एक मतलब एक उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर उस सेल के अंदर होना चाहिए, तो इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। तो इसमें देयर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब ट्रू, यूकैरियोटिक मतलब ट्रू कैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस, it means eukaryotic cell has nucleus जिसके अंदर डीएनए है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा प्रोकैरियोटिक है वो पुराने टाइप ऑफ सेल है, और जो यूकैरियोटिक है वो नया सेल है।
तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, हमारा जो डीएनए है वो एज इट इज रखा हुआ है सेल के अंदर, ठीक है। पहला जब जैसे छोटा सा घर हो, इनिशियल टाइप के जो कमरे बनते थे शुरुआत में, तो वहां पे सब किचन, खाना भी वही बनता था, सोना भी वही होता था, तो एक वन रूम टाइप ऑफ प्रोसेस, वन रूम टाइप ऑफ घर बनते थे। यहाँ पर कैसा है, ये काफी डेवलप रूम है जिसमें किचन अलग है, बेडरूम अलग है, स्टडी रूम अलग है, हॉल अलग है। तो इस तरीके का हमारा यूकैरियोटिक सेल है। तो ऑफ कोर्स जो साइज है वो प्रोकैरियोटिक सेल के कैसे होगी, इट विल बी स्मॉलर एज कंपेयर टू योर यूकैरियोटिक, एंड यूकैरियोटिक विल बी लार्जर। सबसे पहले हमने डिफरेंस क्या देखा कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट में क्या देखते हैं हम, जो उसका डीएनए है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो एज इट इज सेल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और यूकैरियोट में हम देखते हैं कि इसका जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट है पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, सो बेसिकली जो यूकैरियोटिक है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मतलब इसमें जो ऑर्गेनेल्स है वो कोई मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट है, जैसे कि डीएनए है उसके लिए कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस नहीं है, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में एज इट इज पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है किसी भी सेल को, अभी हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था, क्या पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा में, कि जो सेल है परफॉर्म कैसे करता है। तो सेल पहले बनाएगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनाएगा प्रोटीन। तो वो प्रोटीन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए। राइबोसोम इज व्हाट, राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या बनाता है, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए। ओके, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, नॉन राइबोसोम। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में क्या है, दैट इज राइबोसोम्स। अब प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है, तो यूकैरियोट में भी तो जरूरी है राइबोसोम। सो यहाँ भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है। हालांकि दोनों राइबोसोम डिफरेंट है, प्रोकैरियोट्स के डिफरेंट है, यूकैरियोट के डिफरेंट है, तो वो हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर ऑर्गेनेल जब डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन अभी आपको ये जानना है कि दोनों में प्रोटीन फैक्ट्री प्रेजेंट है जिसको हम राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। डीएनए ऑफ कोर्स जेनेटिक मटेरियल भी दोनों में प्रेजेंट होगा, तो एक का जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में है और एक का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। सो यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों क्या प्रेजेंट है, दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो प्रोकैरियोट है इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है। बाहर की दीवार तो, बाहर की बाउंड्री तो सब में प्रेजेंट होगी, तभी तो वो सेल बनाएगा। सो आउटर मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट है। जो प्रोकैरियोट्स है, आउटर मेम्ब्रेन के अलावा इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। अब यूकैरियोट में इट मे कंटेन सेल वॉल और इट मे नॉट कंटेन सेल वॉल। जैसे कि अगर ये प्लांट है तो प्लांट में अगर प्लांट है तो प्लांट में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट होगा। अगर एनिमल है, एनिमल में देयर इज नो सेल वॉल, नो सेल वॉल। सो दिस इज बेसिक सिमिलैरिटी। ओके, सेल वॉल may be present or cell wall may। So here we can see कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में है उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा नेकेड डीएनए प्रेजेंट है। उसके अलावा राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल देखें तो इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है जो एक सेल को सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो प्रेजेंट है, जैसे कि डीएनए, राइबोसोम्स,
फिर जो मोटाइल है उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। तो ये डिटेल हम स्ट्रक्चर इसका पढ़ेंगे जब हम पर्टिकुलर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यूकैरियोट के एक एक कंपोनेंट को, एक एक सेल ऑर्गेनल को डिटेल में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? सो हियर इट वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। नाउ विल डिस्कस अबाउट, हम ओवरव्यू ऑफ सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जो टेक्स्ट बुक में है, कि बेसिकली यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो अभी हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है। सो इसका एक बेसिक ओवरव्यू हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। उसके अलावा हम क्या देखेंगे कि सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन, इसके डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जो हमारा नर्व सेल है, इट इज लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल, ये सर से लेकर पांव तक भी इसकी हाइट हो सकती है, तो इट इज लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। वैसे ही माइकोप्लाज्म के सेल है वो स्मॉलेस्ट सेल है। तो ये सारी चीजें हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो हमें ये एक एक इसका इनफैक्ट हमें इमेज भी पता होना चाहिए। ये एज इट इज हमें एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसके लेबल्स पूछ सकते हैं, साइज पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया का साइज कैसा होता है, तो यूकैरियोट का साइज कैसा होता है। तो ये हमें डायरेक्टली इसके नंबर्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, तो हमें ये नंबर्स आने चाहिए। सो हम लोग एक बार रीड करके इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ सेल। You have earlier observed cells in an onion peel and in human chick. हमने लोअर स्टैंडर्ड में देखा है कि अगर हम प्लांट को ऑब्जर्व करें, प्लांट सेल को स्टडी करने के लिए हम ओनियन पिल को देखते हैं, और एनिमल सेल के एज ए एनिमल सेल का एग्जांपल हम लेते हैं ह्यूमन चिक सेल। इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके उसके स्ट्रक्चर को देखा जाता है। तो ये लोअर स्टैंडर्ड में हमें सिखाया जाता है। कुछ लोगों के स्कूल्स में ये एक्सपेरिमेंट हुए भी होंगे, और कुछ लोगों को थ्योरेटिकली बताया गया होगा। Okay, so let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it the cell membrane. अभी हमने देखा कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है, आउटर सेल वॉल प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी फर्स्ट टाइम, तो हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की डिस्कवरी की। और ये किसने बताया कि प्लांट सेल इज यूनिक फीचर ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, तो ये हमें बताया था शेल्डन ने। ओके, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक की लाइन में दिया हुआ है, मतलब टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो एज इट इज ये लाइन आ सकती है आपके नीट में। नाउ this was about plant cell. Now animal cell का example. The cell of human chick have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. मतलब सेल का एनिमल में जो चिक सेल देख रहे हैं उसमें वो एनिमल सेल का एग्जाम्पल है। तो इट हैज अ आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Inside each cell is a dense membrane bound structure called as nucleus, because it is eukaryotic cell, so it has a distinct cell membrane bound structure, that is nucleus, जहाँ पर genetic material store होगा। This nucleus contain the chromosome, which in turn contain the genetic material DNA. So it has a chromosome, जिसके अंदर क्या होगा, DNA। Nothing, DNA क्या होता है हमारा, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। डीएनए फ्री फॉर्म में नहीं होता, वो फोल्डेड फॉर्म में होता है। जैसे कि एक धागा है, थ्रेड है, थ्रेड को हम देखते हैं, उसके रोल्स मिलते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारा धागा है, जो थ्रेड है, वो रोल फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। तो उसी तरीके से जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डीएनए होता है, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में, वो फोल्डेड फॉर्म में होता है। ओके, सो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, विच इज आवर जेनेटिक मटेरियल। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। अभी हमने देखा, वेयर हैज सेल दैट हैज अ मेम्ब्रेन दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो यूकैरियोट, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स। In both prokaryote and eukaryote, a semi-fluid matrix called as cytoplasm. चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो,
चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, ये सेल है, सेल के अंदर का जो यहाँ पे मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें डीएनए फ्री फॉर्म में है, तो इसका जो सेमी सॉलिड फ्लूइड है इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो ये डीएनए क्या किस में होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, तो भी वो सेमी सॉलिड जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो in both prokaryote and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix is called as cytoplasm, which occupies the volume of the cell. The cytoplasm is, ये काफी important line है, cytoplasm is the main arena of cellular activity in both plant and animal cells, ठीक है। main arena of cellular activity मतलब कोई भी एक्टिविटी जो होती है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है, वो कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए हम इसको मेन एरिना ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोलते हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, सेल को लिविंग स्टेट में रहने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है, जैसे कि एटीपी प्रोड्यूस होना है, एनर्जी प्रोड्यूस होना है। एनर्जी क्यों चाहिए सेल को, तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एटीपी फॉर्म में एनर्जी चाहिए, तो आइदर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है हमारे साइटोप्लाज्म में, ओके। तो साइटोप्लाज्म इज मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज ऑर्गेनेल्स, ठीक है। बिसाइड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ये सारे ऑर्गेनेल्स जो यहाँ पर नेम दिए हैं तुम्हें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, एवरी ऑर्गेनेल्स वी हैव टू स्टडी इन डिटेल, उसके स्ट्रक्चर पढ़ना है कि क्या क्या है और उसके फंक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए एक एक क्लास में हम सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये जो अभी हमने लिस्ट किया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सॉरी नॉट राइबोसोम, लाइसोसोम्स एंड योर वैक्यूल्स, all these are present in only in eukaryotic cell, it is not present in prokaryotic cell, okay। next paragraph में चलते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिस्ट दिया है और आपको फाइंड आउट करना है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, तो आपको लिस्ट में कौन सा राइट आएगा, तो राइबोसोम। ऑल्सो सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम सारे टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि राइबोसोम एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, वहां पे प्रोटीन बनते हैं, तो राइबोसोम सारे सेल्स में प्रेजेंट होगा। इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसके अलावा सेंट्रियोल इज ऑल्सो अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इस इंपॉर्टेंट पार्ट को आपको याद रखना है। सो राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. Within the cell, ribosomes are found not only in cytoplasm but also within the two organelles, that is your chloroplast and in mitochondria on rough endoplasmic reticulum. अब ये पैराग्राफ, ये लाइन आपको क्या बताता है कि जो राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम सारे टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट है, जो भी लिविंग सेल्स है उसमें, चाहे वो प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, सारे सेल्स में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। आई एम सॉरी। नाउ ये राइबोसोम और भी दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट है। तो किस किस ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट है, तो अगर वो प्लांट सेल है तो उसके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, और बाकी सारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है।
जब हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तभी हम देखेंगे कि उसमें कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट है। बट बेसिकली ये जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि इनका एडिशनल फंक्शन है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन। तो इनके लिए काफी बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत होती है। तो इनका खुद का इनके पास खुद का एक डीएनए होता है, ठीक है, इनके पास फ्री डीएनए होता है, जो ये ऑटोनोमस, ये खुद से जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, अपने प्रोटीन्स बनाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो ये खुद के सेल ऑर्गेनल्स में बनाते हैं। मतलब बेसिकली प्रोटीन हमारा कहाँ बनता है, तो हमारा सेल्स में बनता है ना, ओवरऑल सेल में। तो इन दो सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट जिसका काम है एनर्जी बना, मतलब ग्लूकोज बनाना, मीन्स फोटोसिंथेसिस करना, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी प्रोड्यूस करना, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बनाना, ठीक है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इनको खुद का प्रोटीन खुद बनाना पड़ता है। तो इसके लिए इनके पास क्या होता है, एडिशनल राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इनके पास खुद का डीएनए भी होता है, खुद का राइबोसोम भी होता है, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन कैरी करता है, एडिशनल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। सो बोथ, ये आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब पढ़ेंगे, तो एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। इफ राइबोसोम इज प्रेजेंट देन इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लिख सकते हैं RER। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इट विल बी नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के फंक्शन अलग होते हैं, इसका काम है प्रोटीन बनाना, इसका काम है लिपिड्स बनाना, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, पूरे चैप्टर का एक सारांश है कि इसमें क्या पढ़ना है आपको, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। Animal cells contain another non-membrane bound organelle called as centrosomes, which help in the cell division. Centrosomes जो है वो सिर्फ और सिर्फ, ये important है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते। ये किस लिए हेल्प करते हैं, तो ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो सेंट्रोजोम्स कैसे हैं, अभी आपको मैंने बताया था। सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, ये प्लांट सेल्स में नहीं प्रेजेंट है, ओके। नाउ इसके अलावा जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि सेल के फंक्शन के हिसाब से उसका साइज अलग हो सकता है, उसकी शेप अलग हो सकती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें उसके बारे में बता रहे हैं। सो सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, shape and its activity. For example, mycoplasm, the smallest cell, are only 0.3 micrometer. ये आपको फिगर याद रखना है, ये नंबर आपको याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो इट इज माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी साइज क्या है, तो इट इज 0.3, जस्ट 0.3 माइक्रोमीटर। लेंथ, while bacteria could be 3 to 5 माइक्रोमीटर। अभी हमने देखा माइक्रोप्लाज्म की साइज क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया की साइज क्या है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो बैक्टीरिया से भी छोटा क्या है, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है, तो बैक्टीरिया से भी छोटा क्या है, माइकोप्लाज्म, ओके। द लार्जेस्ट, ये आपको याद रखने हैं, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज योर एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो सेल है, एग सेल है, वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आरबीसी की साइज क्या होती है रेड ब्लड सेल की, तो 7 माइक्रोमीटर है। नर्व सेल्स आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, polygonal or columnar, cuboidal, thread-like or even irregular. The shape of cell may vary with the function and their performance. Means ये पैराग्राफ आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि सेल का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है,
सेल का कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है, इट विल डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शन। जैसे कि नर्व सेल को इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेकर लेग्स तक भी देनी होती है, सोल तक भी देनी होती है, तो उसकी साइज सर से लेकर पांव तक भी हो सकती है। तो इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। ओके, लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच सेल है। यहाँ पे आपको एक और फिगर बताया, दैट इज आरबीसी। आरबीसी का फिगर क्या बताया कि इट इज जस्ट अ 7.0 माइक्रोमीटर इन साइज, इन डायमीटर। तो ये सारे फिगर आपको याद रखने, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद उसके अलावा आपको ये फिगर भी आना चाहिए, ये इमेजेस में जो आपको डायग्राम्स बताए हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो आरबीसी है इसकी डायमीटर अभी हमने क्या देखा, इट्स डायमीटर इज 7 माइक्रोमीटर। यस, तो आरबीसी का शेप कैसा है ये आपको याद रखना है, राउंड एंड बाइकॉन्केव। नाउ योर व्हाइट ब्लड सेल्स, जो व्हाइट WBCs है, ये इनकी डिफरेंट साइज होती है, तो इट इज अमीबॉइड शेप। नाउ कॉलमनार एपिथेलियल सेल, हम देखेंगे कि सेल्स के डिफरेंट टाइप है, टिश्यू के डिफरेंट टाइप है, जिसमें एक है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू का जो साइज है वो लॉन्ग साइज भी हो सकता है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। इट इज लॉन्ग एंड नैरो। अगला साइज आपको बताया है ब्रांच एंड लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि इसके इंफॉर्मेशन देनी होती है, डेंड्राइट इसके कैसे हैं, ब्रांच्ड है, तो इट इज नर्व सेल। यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि डिफरेंट शेप हो सकते हैं, डिफरेंट साइज हो सकते हैं सेल्स के। अगला आपके प्लांट सेल का एग्जांपल है अ ट्रैकेड। ट्रैकेड का कैसा है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इट इज इलोंगेटेड। नाउ लीफ में पाया जाने वाला सेल दैट इज मेसोफिल सेल, इट इज राउंड एंड ओवल। ये कैसा है, राउंड एंड ओवल है। सो ये ओवरव्यू ऑफ सेल था, जहाँ पे हमने देखा कि प्रोकैरियोट, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन हमने सेल का देखा कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, क्या यूकैरियोटिक सेल होते हैं, उनमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा कि शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप हो सकता है, डिफरेंट साइज हो सकता है, तो ये साइज आपको याद रखनी है।